हेलो एवरीवन, ये हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे थर्ड वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन, जिसमें कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड सिंपल एंड मॉलिकुलर फार्मूला के बारे में हम लोग ने कुछ पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, और फिर हम लोग आज कुछ खास कंपाउंड्स के फॉर्मूलेशंस के बारे में भी आज बात करेंगे कि किसी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, जिसमें आज का टॉपिक है वैलेंसी। सो वैलेंसी का दो डेफिनेशन है, ओल्ड और न्यू। मुझे लगा कि आपको दोनों डेफिनेशन के बारे में बताना चाहिए, इसलिए मैं आपको दोनों डेफिनेशंस को एक एक करके बताऊंगी। सो सबसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओल्ड डेफिनेशन से। ओल्ड डेफिनेशन कहता है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग पावर विथ अदर एलिमेंट। वैलेंसी जो है किसी एलिमेंट का, वो किसी अदर एलिमेंट के साथ उसकी कंबाइनिंग पावर को दिखाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि किसी और एलिमेंट के साथ जो एलिमेंट है वो कितने अच्छे से कंबाइन हो सकता है, उसके मेजरमेंट को शो करता है वैलेंसी। इट इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम or double the number of oxygen atom that can combine with one atom of an element। ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम के डबल भी होता है, जो कि किसी और एलिमेंट के किसी और एटम के साथ कंबाइन करे तो उसमें उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के डबल को भी हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। ये पुराना डेफिनेशन था, ये सब पे लागू नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसके ड्रॉबैक को फुलफिल करने के लिए हम लोग के पास एक नया डेफिनेशन है वैलेंसी का। लेकिन ओल्ड डेफिनेशन क्या कहता है, इसको भी समझ लेते हैं। बोलता है कि किसी भी हाइड्रोजन एटम को किसी एटम के साथ कंबाइन किया जाता है तो जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं वो उसका वैलेंसी होता है। जैसे कि हाइड्रोजन को हम लोग वाटर के साथ कंबाइन किए तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किए तो हम लोग का वाटर बना। दोनों को बैलेंस किया गया यहाँ पे। अभी आपको बैलेंसिंग पढ़ाया नहीं गया है, बट डोंट वरी, मैं आपको बैलेंस करना बहुत अच्छे से बताऊंगी। यहाँ पे शॉर्ट में देखें, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड सिर्फ 1 ऑक्सीजन एटम था। इसको अगर छुपा दूँ तो इधर रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन एटम है, प्रोडक्ट साइड 1 ऑक्सीजन एटम है। सो इसलिए दोनों को बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम लोग इधर 2 लगाएं ताकि 2 ऑक्सीजन एटम हो जाए। अब ऑक्सीजन एटम 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, पर हाइड्रोजन का नंबर गड़बड़ आ गया, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया। ऐसे जब इस तरीके से रहता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसको हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर ले, इधर 4 है, इधर 2 है, सो इधर भी 2 लगा दिए तो 2 हो गया, 4 हो गया, तो दोनों हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। सो इस तरीके से बैलेंस किया जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी किस तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सो हम अभी आते हैं अपने टॉपिक वैलेंसी पे। वैलेंसी में क्या बोला था, इट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और डबल द ऑक्सीजन एटम जो किसी एटम के साथ कंबाइन होते थे। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितना है, 1 ही है, ये तो हम लोग बैलेंस करने के लिए लगा, इसलिए हाइड्रोजन एटम का वैलेंसी 1 हो गया, और ऑक्सीजन भी 1 ही यूज़ हुआ है। लेकिन हम लोग के डेफिनेशन में बोला है डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसलिए 1 × 2 तो 2, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 हो गया। इसी तरीके से हम लोग किसी का भी वैलेंसी पता कर सकते हैं। ओल्ड डेफिनेशन जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। अगर शॉर्ट में बताओ तो किसी भी केमिकल कंपाउंड में अगर आपको उसका वैलेंसी पता करना है तो आप उस कंपाउंड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये था कुछ एग्जांपल्स आपको ओल्ड डेफिनेशन को समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात कर रही थी कि आप किसी भी केमिकल कंपाउंड का वैलेंसी कैसे पता कर सकते हैं। सो अगर हम इसकी बात करें तो इसको अगर हम लोग छुपा दें, 2 को हटा दें, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए H2O है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, उसके नीचे वाले लोअर ऑफ x को लिखें तो ऑक्सीजन में यहाँ 1 यूज़ हुआ है, इसको 1 यहाँ लिखेंगे और हाइड्रोजन का यहाँ 2 लिखेंगे। तो हम लोग अगर देखें तो हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी होता है, ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी होता है। इस तरीके से हम लोग को पता चल गया कि अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं तो किसी भी एलिमेंट का हम लोग को वैलेंसी पता चल जाता है।
अगर दूसरा एग्जाम्पल है HCl, इस यहाँ पे भी 1 यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी 1 यूज़ हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखें तो हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का यहाँ 1, दोनों का 1 1, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 हो गया, क्लोरीन का 1 हो गया। बट फ़र्क ये है कि क्लोरीन का माइनस लगता है, ये क्यों लगता है मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट है NH3, इसका भी क्रॉस मल्टीप्ली, यहाँ 1 है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, मीन्स नाइट्रोजन का 3 और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का वैलेंसी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग न्यू डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। न्यू डेफिनेशन बोलता है मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ ए वैलेंसी सेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम कैन लूज, गेन और शेयर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। मॉडर्न डेफिनेशन बोलता है कि जो वैलेंसी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि एक एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो लूज करता है, मीन्स किसी को देता है, या तो गेन करता है मतलब खुद लेता है, या तो किसी के साथ शेयरिंग करता है। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो गेन करते हैं, या तो शेयर करते हैं, या तो लूज करते हैं। तो उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसी को वैलेंसी बोलते हैं। अगर सिंपली समझे तो कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव, एक्सेप्ट और शेयर एन इलेक्ट्रॉन टू अचीव द ऑक्टेट स्टेट, मीन्स किसी एटम का वो कैपेसिटी जो कि वो देता है, एक्सेप्ट करता है और शेयर करता है अपने ऑक्टेट स्टेट को पाने के लिए, इसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। अब आप लोग को समझ यहाँ पे एक नया पॉइंट आया, ऑक्टेट स्टेट। यहाँ पे एक डबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा केस में यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम लोग ऑक्टेट स्टेट ही डेफिनेशन में मेंशन करते हैं। सो यहाँ पे एक नया वर्ड आया है ऑक्टेट स्टेट। ऑक्टेट स्टेट कुछ नहीं होता है, किसी भी एटम्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अगर 8 एटम होते हैं तो उसको हम लोग ऑक्टेट स्टेट बोलते हैं। और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिर्फ इनर्ट गैसेस का होता है। मतलब अगर हम लोग सिंपली बोले तो जो एटम्स है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनर्ट गैसेस के बराबर अगर करना चाहें तो उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनको देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा या तो शेयर करना पड़ेगा, उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। जैसे कि इनर्ट गैसेस, यहाँ पे कुछ इनर्ट गैसेस हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, इसका 2 होता है, ये Ni है यहाँ पे, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है। इसी तरीके से अगर ये इनर्ट गैसेस इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इसका 2 और 8, इसका 2, 8 और 18। देखिए आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखा जाए आउटरमोस्ट सेल तो हमेशा यहाँ पे 8 या फिर 2, इसलिए मैं इस वाले को डबलेट बोलते हैं, डबलेट स्टेट। और ये जो आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसी को ऑक्टेट स्टेट बोलते हैं। यहाँ से फर्दर जितने भी इनर्ट गैसेस हैं उनके सारे केमिकल रिएक्शंस में आपको 2, 8, 18, 32 इस तरीके से ही आपको आउटर मोस्ट सेल में आपको उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर जो एटम्स है वो इस तरीके के ही मिलेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो एटम्स होते हैं वो इतना जो वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट स्टेट को पाने के लिए जितना गेन, शेयर और एक्सेप्ट करते हैं उसी को वैलेंसी बोलते हैं। अगर एग्जांपल से समझे तो एग्जांपल में अगर हम लोग ले हाइड्रोजन को हमेशा हम लोग H2 लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का अगर हम लोग केमिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं या फिर उसके एटम्स को लिखते हैं तो हाइड्रोजन में एक एटम होता है, ये अपने साथ एक और एटम हाइड्रोजन को कैरी करता है जिसका भी एक एटम होता है, ताकि वो दोनों मिलकर दोनों अपना एक एटम को शेयर करते हैं और एक डबलेट स्टेट फॉर्म करते हैं। और ये दोनों हाइड्रोजन अपने एक एटम को शेयर करके एक इनर्ट गैस के एलिमेंट्स के जैसा बिहेव करते हैं। ये कौन सा, हीलियम, उसका भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ अपने एक एटम को शेयर करते हैं ताकि वो हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पा सके। तो इसलिए एक एटम को ये लोग शेयर करते हैं अब आपस में, इसलिए हाइड्रोजन का वैलेंसी जो होता है वो 1 होता है।
आपको एक दो पॉइंट और बताते जो वैलेंसी में मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी को शो करते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो निगेटिव वैलेंसी को शो करते हैं। एग्जाम्पल्स में देखें तो हाइड्रोजन +1 वैलेंसी को शो करता है, सोडियम +1 वैलेंसी को शो करता है, और कुछ नॉन मेटल जैसे क्लोरीन वो -1 वैलेंसी शो करता है, ऑक्सीजन -2 वैलेंसी शो करता है। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स है वो माइनस वैलेंसी को शो करते हैं और मेटल्स जो है वो पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में वैलेंसी का क्या रोल होता है। यहाँ पे हम लोग दो एलिमेंट लिए हैं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पर सोडियम क्लोराइड बनता है, वी ऑल नो। सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पे है सोडियम और यहाँ पे है क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 2, 8 और 1, ये K सेल है, ये L सेल है और ये M सेल है। हम लोग को पता है कि K सेल में 2 एटम्स होते हैं, L सेल में 8 एटम्स होते हैं और N सेल में 18 एटम्स होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स अगर किसी भी सेल का निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n²। अगर हम लोग इस फॉर्मूले पे अप्लाई करें KLM सेल के लिए तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को निकाल सकते हैं। जैसे कि K पहला सेल है तो n इज़ द नंबर ऑफ सेल। अगर n की जगह पे 1 पुट करें तो 2 × 1 दैट इज़ 2। तो K सेल के लिए 2 एटम हो चाहिए। L दूसरा सेल है, यहाँ पे अगर n की जगह पे 2 पुट करें तो 2 × 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, तो 2 × 4 8। तो L सेल के लिए 8 एटम है। उसी तरीके से MN के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला यही है, नंबर ऑफ एटम्स इन एनी सेल। इस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स किसी भी सेल का निकाल सकते हैं। हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। ये सोडियम है जिसका हम लोग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है 11, कन्फिग्रेशन करने पर 2, 8 और 1, मीन्स K सेल में 2, L सेल में 8 और M सेल में 1। अगर हम लोग इस तरीके से सेल के रूप में फॉर्म करें तो ये सोडियम है, इसके पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और लास्ट सेल में 1। अब यहाँ पे क्लोरीन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की 2, 8, 7। यहाँ पे पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में 7। अब ऑक्सीजन और सोडियम और क्लोरीन को केमिकल रिएक्शन में हम लोग केमिकल रिएक्शन करवा रहे दोनों का, तो सोडियम और क्लोरीन दोनों के पास अपना खुद का इनर्ट गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। अगर यहाँ सोडियम का अगर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज़ करवा दे, किसी तरीके से किसी को दे दे, तो हम लोग यहाँ पे 2 और 8 देख सकते हैं कि यहाँ पे नियन जैसा एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम लोग 7, यहाँ पे इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 7 है, इसको हम लोग अगर इसमें हम लोग एक ऐड कर दे किसी तरीके से, तो हम लोग देख सकते हैं 2, 8, 8 आर्गन वाला, आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रहा है। हम लोग को सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना है, क्लोरीन में से 1 इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तो अगर हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को इसमें हम लोग दे दे तो हम लोग का एक सोडियम क्लोराइड एक एटम कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। और कैसे फॉर्म होगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, डोनेट करता है जो अगर एटम, जो कोई भी एलिमेंट अपना एटम अगर डोनेट करता है तो उसके लिए पॉजिटिव साइन यूज़ होता है, पॉजिटिव साइन, और जो गेन करता है उसके लिए निगेटिव साइन यूज़ होता है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए यहाँ पे इसका 1 वैलेंसी +1, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए इसका -1 वैलेंसी। और इस तरीके से वो एक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड बनाता है। आपके मन में एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे ही क्यों रहा है, ले क्यों नहीं रहा है। सिंपल है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना ईजी है कि 1 इलेक्ट्रॉन देना ईजी है। जो ईजी रहता है उसके लिए वो काम करता है।
उसी तरीके से क्लोरीन में उसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन देना इजी है कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, उसके लिए जो इजी पड़ता है और खुद पे निगेटिव साइन लगाता है। सो यहाँ पे इस तरीके से वैलेंसी यहाँ पे ख़त्म होता है। और एग्जांपल है मैग्नीशियम लॉस करता है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, इसलिए उस पर Mg2+ लगता है, और 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है फ्लोरीन, इसलिए फ्लोरीन पे -1 इलेक्ट्रॉन लगता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो गेन कर रहा है उस पर माइनस और जो लॉस कर रहा है उस पर पॉजिटिव। अगर एग्जांपल से ही समझे, मतलब डेली लाइफ पे गेन मतलब क्या, किसी से कर्ज ले रहा है वो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन सोडियम से लिया है, मतलब कर्ज लिया है, तो कर्ज है तो वो तो हमेशा निगेटिव में ही रहेगा, इसलिए क्लोरीन पे निगेटिव साइन, और ये इसको दिया है इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये देने के लायक है, इसके पास सब कुछ है, इसलिए पॉजिटिव साइन इस पे लगा। इस तरीके से आप वैलेंसी को डिफाइन कर सकते हैं, आप उसको समझा भी सकते हैं। आई होप आपको वैलेंसी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। Our next topic is variable valency. Loss of electron from valence cell as well as penultimate cell result in variable valency. हम लोग का अगर वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है या फिर किसी भी सेल से, तो हम लोग को वेरिएबल वैलेंसी मिलता है। एग्जाम्पल देखें तो अगर किसी एलिमेंट जो है वो 2 पॉजिटिव वैलेंसी को शो कर रहा है, so we use suffix OUS for lower valency and IC for higher valency. so हम लोग suffix यूज़ करते हैं उसके दोनों वैलेंसी को शो करने के लिए। अगर लोअर वैलेंसी है मतलब अगर 2 है तो उसके लिए OUS, अगर 3 है तो IC, मतलब एज पर जैसे उसका वैलेंसी है। एग्जाम्पल में SnCl2, यहाँ पे Sn का 2 वैलेंसी है, इसलिए यहाँ पे स्टेनस क्लोराइड लोअर वैलेंसी के लिए OUS, यहाँ पे SnCl4 है, यहाँ पे स्टेनिक क्लोराइड हायर वैलेंसी के लिए IC, सो यहाँ पे वी यूज़ IC एंड हेयर लो वैलेंसी, सो वी यूज़ OUS हेयर। अनदर एग्जांपल अगर ले तो फेरस का ले सकते हैं, मतलब आयरन का। वी ऑल नो आयरन भी वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है 2 और 3, सो उसके वैलेंसी को भी यूज़ हम लोग इस वेरिएबल वैलेंसी बोलेंगे कि आयरन भी एक वेरिएबल वैलेंस एलिमेंट है। सो ये उसका नाम हो गया एफ आयरन। अगर 3 वैलेंसी को शो करता है तो फेरिक, अगर 2 वैलेंसी को शो करता है तो फेरस। सो ये था वेरिएबल वैलेंसी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडिकल, लेकिन उससे पहले आपको एक और टॉपिक आयन के बारे में जानना होगा। आयन क्या है? एनी एटम कंटेनिंग पॉजिटिव और निगेटिव साइन इज कॉल्ड आयन। कोई भी एटम अगर अपने ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव साइन को कंटेन करता है उसको हम लोग आयन बोलते हैं। अगर पॉजिटिव साइन हो तो उसको कैटायन और निगेटिव साइन वाले एटम को एनायन। अगर एग्जांपल से देखें तो सोडियम अपने साथ +1 को कैरी करता है तो सोडियम हो गया कैटायन। क्लोरीन अपने साथ माइनस को कंटेन करता है, और माइनस प्लस क्यों करता है मैं आपको पहले बताई हूँ। जो पॉजिटिव एलिमेंट्स जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो निगेटिव को कंटेन करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी नॉन मेटल्स है वो अनायन फॉर्म करेंगे और जितने भी मेटल्स है वो कैटायन फॉर्म करेंगे। अनदर एग्जांपल फ्लोरीन। फ्लोरीन भी एक अनायन है। अनदर Mg2+, ये भी एक कैटायन है। जो पॉजिटिव साइन को कंटेन करेंगे वो कैटायन, जो निगेटिव साइन को कंटेन करेंगे वो अनायन। और पॉजिटिव और निगेटिव क्यों करेंगे? जो मेटल्स है वो कैटायन, जो नॉन मेटल्स है वो अनायन। सो अब हम लोग अपना टॉपिक रेडिकल स्टार्ट करते हैं। रेडिकल सेम आयन की तरह ही होता है। अगर कोई भी चार्ज कंटेन करता है कोई एलिमेंट, कोई एटम, तो उसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। अगर रेडिकल अगर सिर्फ एटम है तो उसको हम लोग सिंपल रेडिकल बोलेंगे। अगर ग्रुप ऑफ एटम है तो हम लोग उसको कंपाउंड रेडिकल बोलेंगे। एग्जांपल से देखते हैं। और हम लोग बोल सकते हैं रेडिकल जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव साइन कंटेन करता है। क्यों करता है? क्योंकि लॉस और गेन करेगा कोई एटम तो साइन होगा। अगर लॉस करता है तो निगेटिव साइन, गेन करता है तो पॉजिटिव साइन। सो रेडिकल इज नथिंग बट जस्ट एन एलिमेंट और एन एटम कंटेनिंग पॉजिटिव और निगेटिव साइन। एग्जाम्पल में देखते हैं। इन NaCl कैटायन Na+, हेयर वी यूज़ कैटायन। व्हाट कैटायन? क्यों यूज़ किए हैं? क्योंकि Na+ है, सो प्लस
पॉजिटिव साइन वाले को कैटायन बोलते हैं. सो वी यूज़ कैटायन. Na+ इज बेसिक रेडिकल while anion Cl minus we use Cl minus as anion. Why use anion? Because anion is nothing but an element or an atom containing negative sign. So यहाँ पे क्लोरीन निगेटिव साइन कंटेन किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लोरीन को अनायन यूज़ कर रहे हैं. इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल. एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, निगेटिव रेडिकल को एसिडिक रेडिकल और पॉजिटिव रेडिकल को हम लोग बेसिक रेडिकल बोलते हैं. जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए, यहाँ पे Na+ एक बेसिक रेडिकल है क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव रेडिकल है इसलिए बेसिक रेडिकल, और Cl- एक एसिडिक रेडिकल है क्योंकि Cl- निगेटिव रेडिकल है. और PO4 एक कंपाउंड रेडिकल है क्योंकि अपने साथ ये 2-3 एटम को टुगेदर ज्वाइन किया हुआ है. P फॉस्फोरस और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एटम है, दोनों को मिलकर हम लोग कंपाउंड रेडिकल क्योंकि यहाँ पे साइन कंटेन किया हुआ है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूला एंड नेम्स ऑफ कंपाउंड. सो उसमें पहला मेथड आता है क्रिस क्रॉस मेथड. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करना चाहिए. सबसे पहले बेसिक रेडिकल्स को लिखते हैं, फिर एसिडिक रेडिकल्स को. बेसिक रेडिकल क्या होता है? वी ऑल नो, पॉजिटिव रेडिकल, एंड एसिडिक रेडिकल निगेटिव रेडिकल. हम लोग ये भी बोल सकते हैं मेटल्स को पहले लिखते हैं क्योंकि मेटल्स ही पॉजिटिव रेडिकल को शो करता है, तो मेटल्स को पहले लिखेंगे फिर नॉन मेटल्स को. सेकेंड इज राइट द वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑन इट्स टॉप ऑफ इट्स सिंबल. उसके वैलेंसी को उस सिंबल के टॉप पे लिखेंगे, फिर दोनों इंटरचेंज वैलेंसीज एंड राइट टू द लोअर राइट ऑफ द रेडिकल. वैलेंसीज को इंटरचेंज करेंगे और लोअर राइट पे लिखेंगे. फिर डिवाइड वैलेंसी नंबर बाई द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दोनों के वैलेंसीज को हम लोग HCF से डिवाइड करेंगे, जो उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उससे. एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज राइट द करेक्ट फार्मूला. फिर उसकी करेक्ट फार्मूला को लिखेंगे. अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको सिंपल वे में. जैसे कि सोडियम क्लोराइड. सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है. और बोले तो एक सोडियम जो है वो पॉजिटिव रेडिकल शो करता है, क्लोरीन एक निगेटिव रेडिकल शो करता है. मीन्स एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल. सो फर्स्ट नेम द बेसिक रेडिकल फर्स्ट. सो सोडियम इज बेसिक रेडिकल, क्लोरीन इज एसिडिक रेडिकल. सोडियम क्लोरीन. सेकेंड पॉइंट क्या था? राइट द वैलेंसी ऑफ एटम ऑन टॉप ऑफ इट्स सिंबल. उसके वैलेंसी को सिंबल के टॉप पे लिखे. सोडियम 1 वैलेंसी को शो करता है, क्लोरीन भी 1 वैलेंसी को शो करता है. नाउ थर्ड टॉपिक था, थर्ड पॉइंट, इंटरचेंज वैलेंसी. दोनों के वैलेंसी को इंटरचेंज करो और लोअर राइट पे लिखो. सोडियम का वैलेंसी 1 है, उसके वैलेंसी को इंटरचेंज करके हम लोग क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, उसके वैलेंसी को इंटरचेंज करके हम लोग सोडियम पे लिखे. और सोडियम का वैलेंसी 1 है, उसको इंटरचेंज करके हम लोग क्लोरीन पे लिखे. 1-1 यहाँ पे दोनों सिंपल वे में है, इसको HCF डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो 0.4 नॉट नीडेड. और फॉर्मूला बनाना है तो NaCl. अनदर एग्जाम्पल है कैल्शियम ब्रोमाइड. कैल्शियम एक मेटल है, ब्रोमाइड एक नॉन मेटल है. तो राइट द नेम ऑफ मेटल फर्स्ट. सो कैल्शियम और ब्रोमाइड Br. और ये भी बोल सकते हैं कि कैल्शियम जो है वो एक बेसिक रेडिकल है और ब्रोमाइड एक निगेटिव रेडिकल है. सेकंड पॉइंट था वैलेंसीज को लिखना. तो कैल्शियम 2 वैलेंसी को शो करता है, ब्रोमीन 1 वैलेंसी को शो करता है. अब वैलेंसी याद कर लीजिएगा, आपको बुक में मिल जाएगा. नेक्स्ट है उसके वैलेंसीज को इंटरचेंज करना. तो ब्रोमाइन का 1 वैलेंसी आया कैल्शियम पे, कैल्शियम का 2 वैलेंसी आया ब्रोमाइन पे. अब यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है हम लोग को डिवाइड करने की क्योंकि दोनों अपने सिंपलेस्ट वे में है. सो हमारा फॉर्मूला बन गया CaBr2. अनदर एग्जांपल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. मैग्नीशियम एक मेटल है इसलिए Mg, ऑक्साइड एक नॉन मेटल है इसलिए O. अब दोनों के वैलेंसीज को लिखना. मैग्नीशियम का वैलेंसी +2 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 होता है, तो दोनों के वैलेंसीज को टॉप पे लिखना. नेक्स्ट था इंटरचेंज करना. ऑक्सीजन का मैग्नीशियम का ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का मैग्नीशियम पे. अब दोनों का 2-2 है और दोनों में कॉमन 2 है. सो दोनों को 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा. यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो था डिवाइड द वैलेंसी नंबर बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये अप्लाई हुआ और फिर दोनों का वैलेंसी MgO बन गया. इस तरीके से आप किसी भी केमिकल कंपाउंड का
नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला एंड नेम्स ऑफ कंपाउंड का ये सेकंड पॉइंट है, मतलब किसी भी नॉन मेटल्स को कैसे नेमिंग करेंगे। फॉर राइटिंग द नेम ऑफ ए कंपाउंड ऑफ टू नॉन मेटल्स, अगर दो नॉन मेटल्स किसी कंपाउंड में होंगे तो प्रीफिक्स ट्राई, टेट्रा, पेंटा etc आर यूज्ड। एग्जाम्पल में देखें, जैसे PCl3 P इज इंडिकेट फॉस्फोरस, C इंडिकेट क्लोरीन, दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों को हम लोग नेमिंग करना है तो कैसे करेंगे। ये तो हम लोग जानते हैं कि फॉस्फोरस का 1 होता है, क्लोरीन फॉस्फोरस का 3 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, दोनों के वैलेंसी को इंटरचेंज करना हम लोग कर दिए। अब नेम्स कैसे लिखेंगे। नेमिंग के लिए है कि फॉस्फोरस को जो पहला एलिमेंट्स है उसको पहले लिखेंगे तो फॉस्फोरस। अगर दो नॉन मेटल्स हुआ है तो दो नॉन मेटल्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स ट्राई, टेट्रा, नहीं तो पेंटा। सो यहाँ पे 3 यूज़ हुआ है तो हम लोग ट्राई और फिर क्लोरीन के लिए क्लोराइड। वैसे ही PCl5 फॉस्फोरस 5 यूज़ हुआ है तो पेंटा और क्लोराइड। सो इसी तरीके से हम लोग दो नॉन मेटल्स है किसी कंपाउंड में तो हम लोग किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। नॉर्मल NaCl का तो हम लोग ऐसे सिंपल लिख सकते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड है। MgCl को लिख सकते हैं ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। लेकिन अगर दो नॉन मेटल्स हैं तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए था ये कुछ पॉइंट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेमिंग ऑफ अ कंपाउंड का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि किसी भी कंपाउंड में अगर दो एलिमेंट्स और साथ में ऑक्सीजन भी यूज़ हुआ हो तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, अगर दो कंपाउंड के साथ ही अगर एक ऑक्सीजन यूज़ किया हो तो हम लोग प्रीफिक्स हाइपो यूज़ करते हैं। जैसे कि NaClO को हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगर दो एलिमेंट्स के साथ अगर 2 ऑक्सीजन यूज़ हुआ हो तो हम लोग सफिक्स IT यूज़ करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। अगर दो एलिमेंट के साथ 3 ऑक्सीजन यूज़ हुआ हो तो हम लोग सफिक्स ATE यूज़ करते हैं, जैसे सोडियम क्लोरेट। अगर दो ऑक्सीजन के साथ अगर मैं बोलूँ कि अगर दो एलिमेंट्स के साथ 3 या 3 से ज़्यादा भी अगर यूज़ हुए हों ऑक्सीजन तो हम लोग RATE यूज़ करेंगे, मतलब सफिक्स ATE ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर 4 यूज़ हुआ ऑक्सीजन एटम तो सफिक्स ATE यूज़ करने के साथ हम लोग एक प्रीफिक्स PER भी यूज़ करेंगे, जैसे कि NaClO4 को हम लोग सोडियम पर क्लोरेट बोलेंगे। तो ये था नेमिंग। अब यहाँ पे नेमिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ख़त्म हो गया, लेकिन बार बार मैं आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स बोल रही हूँ कि अगर मेटल्स होते हैं तो पॉजिटिव आयन होता है, नॉन मेटल्स होते हैं तो निगेटिव आयन होता है। तो आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी का भी डेफिनेशन चाहिए, इसलिए मैं आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स भी थोड़ा समझा देती हूँ। सो ये है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डेफिनेशन। एलिमेंट विथ 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल आर कंसिडर्ड एज मेटल। एलिमेंट जिसके आउटरमोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग मेटल्स बोलते हैं। और एलिमेंट्स जिसके आउटरमोस्ट सेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि 4 वाला मिसिंग क्यों है। यहाँ पे 1, 2, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 भी हो गया, लेकिन 4 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 4 है वो हमेशा शेयरिंग करता है। 1, 2, 3 लॉस करता है, इसलिए पॉजिटिव साइन होता है। और 1, 2, 3 है इलेक्ट्रॉन्स, लॉस करेगा, पॉजिटिव साइन लेगा, इसलिए मेटल है। एलिमेंट्स जिसमें 5, 6, 7 होता है वो गेन करता है, और गेन करता है तो निगेटिव साइन होता है, इसलिए वो लोग नॉन मेटल्स है। और 4 वाला जो है वो हमेशा शेयर करता है। किसी भी कंपाउंड के नेमिंग में मेटल्स को पहले लिखते हैं और उसके बाद नॉन मेटल्स को लिखते हैं, साथ में सफिक्स ID यूज़ करते हैं। नेमिंग में आप 2 पॉइंट बताए थे, ये भी एक पॉइंट है नेमिंग का कि किसी भी कंपाउंड को नेम करने से पहले मेटल्स को लिखते हैं और उसके बाद हम लोग नॉन मेटल्स को लिखते हैं, साथ में सफिक्स ID यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स में सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं। सोडियम क्लोराइड के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, सोडियम एक मेटल है तो सोडियम का नेमिंग में सोडियम को पहले यूज़ करते हैं, फिर क्लोरीन एक नॉन मेटल है इसलिए हम लोग क्लोरीन को लिखते हैं, फिर साथ में सफिक्स ID यूज भी लिखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। सो ID यूज सफिक्स यूज़ किया, सोडियम क्लोराइड। ये एग्जाम्पल है जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड
और भी एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, अल्मुनियम क्लोराइड। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कैसे नेमिंग करते हैं, जिसमें मेटल्स को पहले फिर नॉन मेटल्स को, उसके साथ सफिक्स आईडी यूज़ करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर के थ्रू मैं समझाने की कोशिश की हूँ मेटल्स को। ये मेटल्स है, इसके के सेल में 2 और 1, तो आउटरमोस्ट सेल में देख रहे हैं हम लोग कि 1 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे एक नॉन मेटल्स है जिसका आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 है, इसलिए वो हो गया नॉन मेटल्स। सो ये था अभी तक का सारा डिस्कशन। सो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, रेडिकल में हम लोग आयन भी पढ़े, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कंपाउंड और मेटल्स और नॉन मेटल्स। होप आप लोगों को समझ में आया हो आज का ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, मेटल्स और नॉन मेटल्स। होप आप लोगों को समझ में आया हो आज